गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज मैं सुबह 4:30 बजे उठ गई थी और 4:30 बजे उठने के बाद मैं जो अपना डेली रूटीन करती हूँ, जैसे कि फ़्रेश होना, थोड़ा सा वॉक करना, और इसके बाद अब मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। यहाँ मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखा रही हूँ। सुबह के 5 बज गए हैं और अब मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैंने अपना स्टॉप वॉच रीसेट कर लिया है और फिर से वहाँ पर टाइमर ऑन कर दिया है। फर्स्ट स्टडी स्लॉट में पढ़ने वाली हूँ बायोलॉजी। ये बुक बायोलॉजी की है और आज का जो चैप्टर है वो है व्हाई डू वी फॉल इल। और ये चैप्टर ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें ना सारे डिजीज़ के बारे में दिया गया है कि अगर रेबीज़ होता है तो क्यों होता है, अगर किसी को टाइफाइड हुआ तो क्यों हुआ, वो किससे फैलता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर बैठे होंगे तो आपको पता होगा कि ह्यूमन डिजीज़ से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा होता है। तो इसीलिए ये चैप्टर मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा और बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में बताया गया इस चैप्टर को एस चांद की बुक में। और पढ़ने के बाद ना आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ बहुत अच्छा पढ़ा है। स्टार्टिंग में तो मैं चैप्टर को रीड कर रही थी और पॉइंट्स को हाईलाइट कर ले रही थी। आपने देखा होगा कि क्लास 6 और 7 की साइंस बुक को मैंने ऐसे ही कंप्लीट किया, उसका कोई नोट्स नहीं बनाया है। बट जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया ना तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसका एक नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि ना मुझे ना बार बार बुक से रिविज़न करना अच्छा नहीं लगता है। स्पेशली अगर चैप्टर में बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ और बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं आती हैं, तो फिर आप बार बार इस चैप्टर को रिविज़न करने का सोचेंगे ना तो आपको बहुत हेडेक लगेगा इतना लंबा चैप्टर है, इतना सारा कुछ पढ़ना है इसमें। तो मैंने सोचा कि नहीं, एक नोट्स भी बना लेते हैं। और जो जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई उनको मैंने यूट्यूब से भी देखा था। जैसे अगर कोई स्पेसिफिक टर्म आपको समझ नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट उसको यूट्यूब से सर्च कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में ना इस चैप्टर को मैंने आधा ही कंप्लीट किया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं, अच्छे से नोट्स बना लेते हैं। और ये देखिए, ये है मेरा नोट्स जो कि मैंने आज सुबह में बनाया है इस चैप्टर का। और अभी ना मैं यहाँ पर पेज पलट के देख रही थी कि अभी कितना चीज़ बचा हुआ है और क्या क्या बचा हुआ है। जो भी चीज़ें बची हुई हैं उसे मैं नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में कंप्लीट करूँगी और अभी मैं अपना टाइमर ऑफ कर दूँगी और इसके बाद चली जाऊँगी किचन में किचन का काम करने के लिए। आप में से बहुत लोग कह रहे थे कि दी नेक्स्ट 21 डेज़ का चैलेंज रखिए, तो मैंने ना पहले 7 डेज़ का चैलेंज लिया है। मीन्स कि आज है 26 अक्टूबर, तो 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 1 नवंबर, मतलब ये जो 7 दिन है 1 नवंबर तक मैं क्या करूँगी कि जो मैंने 6th और 7th क्लास की NCERTs पढ़ी है साइंस की, मैथ्स का जो पोर्शन पढ़ा है 9th 10th का, उसको मैं रिवीजन करूँगी 7 डेज़ में। क्योंकि अगर जो मैंने पढ़ा है उसको मैं रिवाइज़ नहीं करूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, तो उसको मैं रिवीजन करूँगी। इसके अलावा मैंने 9th क्लास के भी कुछ चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, क्लास 10th का भी एक चैप्टर कंप्लीट किया है, तो वो भी रिवीजन करूँगी। और साथ में जो पोर्शन 9th और 10th का बचा हुआ है उसको मैं अच्छे से कंप्लीट करूँगी इन 7 डेज़ में। ये साइंस के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप भी क्या कीजिए कि 7 डेज़ में जो भी आपने 21 डेज़ में पढ़ा था उसको रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन ना सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब मेरा रिवीजन ख़त्म हो जाएगा 7 डेज़ में, तब मैं नेक्स्ट 14 डेज़ के लिए अलग शेड्यूल बनाऊँगी। देखिए, ये डिपेंड करता है, जिस दिन भी मैं सुबह नहीं उठती हूँ उस दिन मैं रात में ज़्यादा देर तक पढ़ाई करती हूँ, और अगर मैं सुबह उठ के पढ़ लेती हूँ तो फिर रात की मुझे टेंशन नहीं होती है। मैं जनरली 10:30 11 बजे तक सो जाती हूँ। मुझे बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि दी सीटेट अपीयरिंग वाले अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो देखिए, मैं आपको कुछ भी मतलब ऐसा नहीं बताऊंगी जो कि मुझे खुद ही पता नहीं है। मतलब ये नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा कि सीटेट दिसंबर वाले अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। और बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि मैं अदर स्टेट से हूँ, फीमेल हूँ, तो मेरे लिए मतलब सीटेट पेपर 2 में कितना मार्क्स चाहिए, तो ये भी नोटिफिकेशन के बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं कह सकती हूँ कि मे बी आपको जनरल में काउंट किया जाए तो जनरल गर्ल्स के लिए जितना भी होगा कट ऑफ उतना ही मार्क्स आपको चाहिए होगा। तो ये नोटिफिकेशन के बाद ना आपको सब क्लियर हो जाएगा। एक हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे हैं जो बहुत परेशान होते हैं, वो हमेशा कमेंट करते हैं कि दी मेरा सब्जेक्ट हिंदी है, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, उसके लिए क्या करें। तो देखिए, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है ना कि कौन सी स्टोरीज़ आपको पढ़नी है या कौन से नॉवेल्स पढ़ने हैं, कौन से राइटर को पढ़ने हैं, ये तो आपको नहीं पता होगा। लेकिन हाँ, आपको इतना तो पता होगा कि हिंदी हो या इंग्लिश, ग्रामर तो पूछा ही जाएगा। तो आप क्या कीजिए ना कि अभी ग्रामर को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और एक बार जब आप ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो फिर जब भी सिलेबस हमें दिया जाएगा उसके बाद आप आराम से सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। सोशल साइंस के स्टूडेंट से बहुत बार पूछते हैं कि 6 to 8 के लिए क्या सिलेबस रहेगा, तो आप क्लास 10 तक की SST की बुक क्यों नहीं पढ़ते हैं? NCERT खरीद लीजिए जाके।
आपको हर बुक स्टोर पे एनसीईआरटी क्लास 6 की 7th की 8th की मिल जाएगी और बहुत सस्ती होती है एनसीईआरटी बुक्स, बहुत महंगी नहीं होती है, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। तो इसके अलावा ना एनसीईआरटी का ऐप भी आता है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो। वहाँ पे आपको फ्री में बुक्स दी रहेंगी, आप आराम से वहाँ से पढ़ लीजिए, इतना कर लीजिए। क्योंकि देखिए कुछ भी डेप्थ में बताना पॉसिबल नहीं है, मतलब 6 to 8 के लिए। 9 10th के लिए तो हमें पता है कि सिलेबस क्या होगा, क्योंकि अभी रिसेंट में उसका एग्ज़ाम हुआ है। लेकिन अगर आप स्पेशली 6 to 8 के लिए कर रहे हैं तो आप इतना तो कर लीजिए कि जो भी सब्जेक्ट है आपका उसकी एनसीईआरटीज़ कंप्लीट कर लीजिए। अभी जो मेरा 7 डेज़ का चैलेंज है जो 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक है, उसमें मैं एक और चीज़ करने वाली हूँ। दिवाली की क्लीनिंग मैं इसी 7 डेज़ में कंप्लीट करने वाली हूँ। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि नवंबर के फर्स्ट वीक में जब नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगा बीपीएससी 3 2.0 की, तब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा काम करना। तो अभी जो 7 डेज़ है ना, इसलिए मैंने बहुत ईजी रखा है कि 7 डेज़ में मुझे रिवीजन करना है और रिवीजन के साथ साथ जो दिवाली की सफाई है वो करनी है। तो अभी ना आप मुझे हर व्लॉग में थोड़ा बहुत क्लीन करते हुए देखेंगे। आज तो मैंने बहुत खास क्लीनिंग नहीं की थी, क्योंकि ये आइडिया ना मुझे आज ही आया है। तो कल से आप मुझे देखेंगे कि मैं दिवाली के लिए भी थोड़ा थोड़ा क्लीन कर रही हूँ। और मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं 1 नवंबर तक सब कुछ निपटा दूँ। बट अब देखते हैं हो पाता है या नहीं, क्योंकि देखिए दिवाली की क्लीनिंग ना बहुत हैवी होती है और उसको करना मतलब बहुत एनर्जी वेस्ट करना होता है उसमें, और करने के बाद इतना ज़्यादा इंसान थक जाता है कि फिर पढ़ाई भी नहीं कर पाता है। तो देखते हैं कैसे होगा। स्पेशली मैं किचन को लेके ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ। जो हाउसवाइफ्स हैं या फिर जो लड़कियाँ हैं जो कि किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं, उनको पता होगा। क्योंकि किचन अगर साफ़ हो जाता है ना तो लगता है कि आधा काम ऐसे ही निपट गया, क्योंकि रूम वगैरह उतना ज़्यादा साफ़ नहीं करना होता जितना कि किचन में बहुत सारा काम होता है। और किचन को ना पूरा 1 दिन देने की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। सबसे कम मेहनत ना मुझे अपने स्टडी रूम को क्लीन करने में लगेगी, क्योंकि ना इसको मैं अक्सर क्लीन करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा पॉजिटिव बना रहे, और पॉजिटिविटी क्लीनिंग से बहुत ज़्यादा आती है। तो ये रूम तो मेरा बहुत मस्त है, इसमें मुझे बहुत कम मेहनत करने की ज़रूरत है। आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि दी आप वीडियो कैसे रिकॉर्ड करते हो, तो देखिए उसके लिए ना आपको कुछ ख़रीदना पड़ेगा। आई मीन जैसे ट्राईपोड आपके पास होना चाहिए, तभी आप अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप सोचेंगे ना कि हर जगह हाथ से वीडियो रिकॉर्ड करें तो आपका वीडियो बहुत ख़राब बनेगा। मैं खुद ट्राईपॉड यूज़ करती हूँ रिकॉर्ड करने के लिए। और देखिए मैंने आपको कहा था ना कि मैं थोड़ा सा क्लीन करूँगी, तो आज मैंने इस ड्रेसिंग टेबल से शुरुआत की थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। मैं ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ आज, तो क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम था, और प्लस मुझे वो चैप्टर भी कंप्लीट करना है जो कि मैंने सुबह में स्टार्ट किया था पढ़ना। तो इस ड्रेसिंग टेबल को आज मैं पूरा क्लीन करके अच्छे से ख़त्म कर दूँगी। और नेक्स्ट डे अपने अलमीरा को साफ़ करूँगी, क्योंकि वो इतना मेसी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत दिनों से उसको क्लीन नहीं किया मैंने। और ये वाला रैक तो आपने देखा होगा कि मैंने कुछ दिन पहले ही मतलब क्लीन कर दिया था, यहाँ पे पेपर वेब नया बिछा दिया था। बट अभी इसको दोबारा से जब क्लीन करेंगे ना तो फिर से करूँगी, क्योंकि ना जब आप एक चीज़ साफ़ करते हैं तो डस्ट उड़ता है और इस वजह से बाकी रूम भी गंदा हो जाता है, तो वो तो मुझे करना ही है। इसके बाद जब मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया तो मैं पढ़ने आ गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी मैं एक्सरसाइज करूँगी फिर नहाने जाऊँगी तो उसमें 2 घंटे मेरे चले जाएंगे, और फिर वो जो मोटिवेशन है ना इस चैप्टर को ख़त्म करने का, वो मेरा नहीं रहेगा। तो फिर अभी मैं उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रही हूँ आगे। और आपको पता है जब भी मैं ऐसे नोट्स वगैरह बनाती हूँ या लिखती हूँ तो मुझे अपनी चूड़ी खोलनी पड़ती है। आपने बहुत लोगों ने नोटिस भी किया होगा, क्योंकि पता है बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है लिखने में। और आप में से बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं कि दी आप बिछिया क्यों नहीं पहनती हैं, तो वो इसलिए क्योंकि मैं एक्सरसाइज करती हूँ। और अगर आप एक्सरसाइज करेंगे ना, आप लंजेस कीजिए या फिर प्लैंक्स कीजिए या फिर जंपिंग जैक कीजिए, फिर आपको समझ आएगा कि बिछिया कितना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है एक्सरसाइज करने में। और आपको पता है मतलब जब मैं ये सब देखती हूँ तो मुझे ना एक क्लास 10th का पोएम याद आता है। वो मैंने पढ़ा था क्लास 10th में, कन्यादान नाम था उसका। तो उसमें जो माँ होती है ना, वो अपनी बेटी को सिखा रही होती है कि मतलब जब ससुराल जाओगी तो गहनों के चक्कर में मत पड़ना, वो बेड़ियाँ हैं तुम्हारे लिए। और अभी मुझे ये समझ आता है, मतलब जब क्लास 10th में थी तो ये चीज़ उतना मतलब समझ नहीं आता था, बट अभी लगता है कि नहीं, ये बात तो कहीं ना कहीं सही लिखी गई है। कि आप देखिए, आप कोई भी IAS IPS ऑफिसर होती है तो वो मतलब चूड़ी पहन के या फिर ऐसे करके नहीं आती है, वो एक अपनी डिग्निटी को मेंटेन करती है। क्योंकि अगर वो ये सब करेगी तो फिर उसको काम करने में कंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो इसी वजह से मैं बिछिया नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करना, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। तो वो मैं चाहती हूँ कि मैं एक्सरसाइज करूँ तो कहीं से भी मुझे मतलब बिछिया अगर आप पहनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैर में ना वो चुभेगा, तो इसलिए मैं खोल देती हूँ, मैं नहीं पहनती हूँ। हे फ्रेंड्स, फाइनली मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है और अभी मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए।
और ब्रेकफास्ट में अगेन मैं खा रही हूँ ओट्स बेसन चीला और इसके साथ है ये नेनुआ की सब्ज़ी। और आज से मैं शुरू करने वाली हूँ 32 बार, जो बहुत लोग कमेंट करके बोलते हैं कि दी आप हर एक बाइट को 32 बार चबा कर खाइए। तो देखते हैं कि इस एक बेसन चीला को खाने में कितना टाइम लगता है और मैं कर भी पाती हूँ या नहीं, ये मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। तो चलिए अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप 32 बार चबा कर खाएंगे ना तो एक रोटी से ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, क्योंकि उसके बाद ना आपके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा उतना ज़्यादा चबाने का। एक रोटी खाने में ही आपको इतना ज़्यादा टेंशन होने लगेगा, ओ माय गॉड अभी दूसरा को उतना चबा चबा के कौन खाएगा। तो मेरे साथ तो यही हुआ जब मैंने 32 बार चबा कर खाना खाया। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। मीन्स कि देखिए, इधर त्यौहार भी है तो दिवाली की साफ़ सफाई भी करनी है, एग्ज़ाम है तो प्रिपरेशन भी करना है, मेरे घर में फंक्शन है तो साथ में वेट लॉस भी करना है। तो इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं ना, बहुत मज़ा आ रहा है एक्चुअली अभी मुझे, क्योंकि जब ज़िंदगी में बहुत कुछ करने के लिए आपके पास होगा ना तो आपको कभी भी डीमोटिवेशन नहीं होगा। एक्चुअली हम डीमोटिवेट सबसे ज़्यादा तब होते हैं जब हमारे पास कोई काम नहीं होता है। बिना काम के हम ओवर थिंक करते हैं और जब हम ओवर थिंक करते हैं तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। मुझे ऐसी ही लाइफ पसंद है जिसमें कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हों करने के लिए। कभी भी मैं ऐसे जीना नहीं चाहती हूँ कि मेरे पास कोई काम ना हो, बस एक ही काम हो कि मुझे किचन का काम करना है। मुझे लगता है वो लाइफ सबसे अच्छी नहीं होगी मेरे लिए। बहुतों के लिए वो अच्छी हो सकती है, बट मैं जैसे अपने आप को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत सारा काम होना चाहिए ताकि मैं अपने पोटेंशियल को अच्छे से यूज़ कर सकूँ। कल मुझे एक कमेंट आया था जिसमें मेरी एक सब्सक्राइबर लिख रही थी कि ब्यूटी मैं भी तुम्हारी तरह स्कूल में टॉपर थी, कॉलेज में टॉपर थी, लेकिन अभी मैं जस्ट एक हाउसवाइफ हूँ। तो उनको मैं ये कहूँगी कि देखिए, हाउसवाइफ कभी भी जस्ट नहीं होती है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं ऑलरेडी। बहुतों के साथ ऐसा होता है कि वो जॉब नहीं कर पाती, उनकी एज ख़त्म हो जाती है तो फिर उसके बाद ना वो गिल्ट में चली जाती है कि अरे यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं। पर आपको गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी भी बहुत कुछ कर सकती हैं। 2-4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। अरे कुछ नहीं कर सकती तो एक्टिव रहिए, बस फिज़िकली फ़िट रहिए, इतने में ही आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। थर्ड स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं किचन में चली गई थी। दोपहर का खाना बनाया, दाल चावल सबको सर्व किया, फिर बर्तन धोया और फिर आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और अभी मैं रिवीजन करूँगी क्लास 6th की बुक। मैंने आपको कहा था कि अभी जो 7 डेज़ का टाइम है ये रिवीजन का भी टाइम होगा, इसमें मैं रिवीजन भी करूँगी। तो क्लास 6th की बुक से आज चैप्टर नंबर 1 और 2 मैंने कंप्लीट किया है, क्योंकि देखिए पहले से हाईलाइटेड है ये बुक तो मुझे पूरा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। जो पॉइंट्स हाईलाइटेड है केवल उनको ही पढ़ रही हूँ। और एक ट्रिक मैंने अपना लिया है कि जब भी आपको ऐसा लगे ना कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं एक चैप्टर में, आप सबको लर्न नहीं कर सकते हैं, तो सबको 10 टाइम्स बस पढ़ लीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाएंगे ना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रिकलेक्ट कर लेगा और फिर आप उसका आंसर सही से ही दे पाएंगे। आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं अपना हर एक रूटीन आपके साथ शेयर करूं, बट पता है उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि एक दिन में ना हम बहुत सारे काम करते हैं और उतने सारे काम का वीडियो शूट करना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता। फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं आपको 70% तो अपना लाइफस्टाइल दिखा ही सकूँ। आप में से बहुत लोग कभी कभी कमेंट करते हैं कि दी स्माइल कीजिए, आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहती है, बट ऐसा है नहीं। मैं अपनी रियल लाइफ में बहुत फ़नी हूँ। इनफैक्ट जब मैं अपने घर जाती हूँ ना तो दीदी लोग वेट करती हैं कि कब बिट्टू आएगी, क्योंकि जब मैं जाती हूँ तो मैं उनको बहुत हंसाती हूँ। मैं बहुत अच्छे अच्छे जोक्स क्रैक कर लेती हूँ। मीन्स कि मेरा ह्यूमर सेंस बहुत अच्छा है। इसके बाद पढ़ाई मैंने ख़त्म कर ली थी और अब आ गई हूँ किचन में। और देखिए किचन को ना मैं ऐसे ही दोपहर में छोड़ के भाग गई थी कि नहीं अब मुझे पढ़ना है, अब जब पढ़ाई ख़त्म होगी तभी आके ये सब करूँगी। और मम्मी जी तो नीचे रहती हैं तो मुझे ना एक फ़ायदा होता है कि कोई मेरे किचन को देखने वाला नहीं होता है। मैं जैसे भी रखूँ ये मेरा किचन है, तो यहाँ पर मुझे थोड़ी आज़ादी मिलती है। रात का रूटीन मेरा जनरली यही होता है कि मैं पढ़ाई करने के बाद बर्तन धोती हूँ, फिर डिनर प्रिपेयर करती हूँ, फिर डिनर प्रिपेयर करने के बाद ना मैं वॉक करती हूँ। वॉक करूँगी और उसके बाद फिर रूम में आऊँगी, डिनर करूँगी और उसके बाद सो जाऊँगी। आज तो मैंने सोचा था कि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करूँगी, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि रात में हमारे घर में ना आज लिट्टी बन रही थी और लिट्टी मेरा फेवरेट है। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, इंटरमीडिएट फास्टिंग कल से करेंगे। तो अभी सारा बर्तन ना मैंने क्लीन कर लिया है और इसके बाद मैं बनाऊँगी बैगन और टमाटर का, बैगन और टमाटर का चोखा। तो इसको बहुत लोग बैगन का भरता भी बोलते हैं। तो पहले तो मैं इसे आग पर सेकती थी, बट आजकल मैं क्या करती हूँ कि मैं कुकर में डाल के एक सीटी लगा देती हूँ, तो आराम से बैगन जो है वो पक जाता है। अभी बैगन को चढ़ा दिया है पकने के लिए और इधर मैं आटा लगाऊंगी लिट्टी के लिए। और मैं आटा ना
बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाती हूँ। तो जब भी लिट्टी बनाना होता है तो मम्मी मुझे ही कहती है कि तुम ही आटा लगाओ, तुम बहुत अच्छा बनाती हो। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो ये भी कर देते हैं। मुझे ना बहुत सारी आपकी वीडियोस हैं, आपने मेरे से बहुत कुछ पे कहा है कि दीदी वीडियो बनाइए, जैसे कि एक हेयर केयर वीडियो और एक शादी से रिलेटेड वीडियो। तो मैं कोशिश करूँगी कि उन 2 वीडियोस को मैं जल्दी से आपके लिए पोस्ट कर दूँ। बहुत सारी चीज़ें ना पेंडिंग हैं, थोड़ा टाइम की कमी की वजह से ना मैं नहीं कर पाती हूँ, बट कोशिश करूँगी कि जल्दी से आपके लिए वो वीडियोज़ मैं ले आऊँ। और यहाँ पर ना मैं आपको मुड़ के ऐसे बाय करूँगी और फिर ना मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी आप भी बाय कीजिए। तो मम्मी इतना शर्माती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन फिर मैंने मम्मी को कहा कि आपको करना ही पड़ेगा आज बाय। फिर मम्मी ने मेरी बात मान ली और फिर उन्होंने भी आपको बाय किया। आप देखेंगे आगे जाके। मैं जब भी ऐसे वीडियो बनाती हूँ ना किचन में, तो मम्मी छुपते रहती हैं, वो कैमरा के सामने आएंगी ही नहीं और फिर मेरे से पहले पूछ लेंगे कि हो गया तुम्हारा वीडियो, उसके बाद आएंगे। और आपको ऐसा लगता होगा कि मम्मी आती ही नहीं है कैमरे में, बट ऐसा कुछ है नहीं। मैं अपनी सास के साथ भी एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड शेयर करती हूँ। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।